दो मुल्कों के बीच सरहद की दीवार एक आम बात है। इस सरहद को पार करने के लिए कुछ कायदे कानूनों का होना यह भी एक जरूरी बात है। लेकिन एक ही शहर के बीच में सरहद की दीवार हैरान कर सकती है। सरहद के दोनों तरफ के लोगों को एक दूसरे से मिलने जुलने पर पाबंदी अजीब लग सकती है, लेकिन 1960 के दशक में यूरोप में ऐसा ही हुआ। जर्मनी के बर्लिन शहर के बीचों बीच एक दीवार खड़ी कर दी गई। वही बर्लिन की दीवार जिसे अत्याचार का प्रतीक कहा गया, वही दीवार जो साम्यवादी और पूंजीवादी के बीच अदावत की निशानी बनी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी रूस साथ साथ लड़ रहे थे, लेकिन उनकी अदावत ने पहले बर्लिन और फिर जर्मनी के विभाजन की नींव रखी। जर्मनी ईस्ट और वेस्ट में बंट गया। ईस्ट जर्मनी का साम्यवाद वेस्ट के पूंजीवाद के साथ दौड़ रहा था, लेकिन हर रोज वह थक रहा था। ईस्ट की प्रतिभा वेस्ट में पलायन कर रही थी। वहां जरूरी कामगारों की कमी हो रही थी। सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी को दीवार खड़ी करना ही एकमात्र उपाय सूझा, लेकिन बात बनी नहीं। महज 3 दशक बाद ही दीवार धाराशायी हो गई। दीवार का खुलना उसके ढाह दिए जाने का जरिया बन गया और इतिहास का अंत हो गया। आज के एपिसोड में बर्लिन की दीवार की पूरी कहानी आपको बताएंगे कि कैसे जर्मनी के बंटवारे की नौबत आ गई। इस बंटवारे ने कैसे बर्लिन की दीवार की नींव रखी, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही उस परिस्थिति की भी चर्चा करेंगे जो उस दीवार के गिरने की वजह बनी। आइए शुरू करते हैं। 1914 में दुनिया का पहला विश्व युद्ध लड़ा गया। 4 साल की भयंकर लड़ाई के बाद 1918 में युद्ध खत्म हो गया। एक अनुमान के मुताबिक इन 4 सालों में करीब 8 से 9 करोड़ लोगों की जान चली गई। यह दुनिया की पहली ऐसी जंग थी जिसमें बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ था। हानि इतनी ज्यादा थी कि लोगों को लगा यह इस तरह का पहला और आखिरी युद्ध साबित होगा, लेकिन यह आकलन गलत साबित हुआ। ठीक 2 दशक बाद यह दुनिया एक और आलमी जंग की गवाह बनी, यानी वैश्विक फलक पर द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। लेकिन इसके बीज भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुए समझौते में ही डाला गया था। हुआ यह कि जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि हुई, तब विजयी मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को इस पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था। इस संधि के तहत जर्मनी को युद्ध का दोषी माना गया था और उस पर भारी आर्थिक दंड लगाया गया। उसके प्रमुख खनिज और औपनिवेशिक क्षेत्र छीन लिए गए। उसे सीमित सेना रखने के लिए बाध्य कर दिया गया। असल में युद्ध में विजयी हुए मित्र राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और अन्य ने जर्मनी को पहला विश्व युद्ध भड़काने का जिम्मेदार माना। भविष्य में ऐसी नौबत न आए, इसलिए इन मुल्कों ने जर्मनी पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। कहा जाता है कि जितनी पेनाल्टी लगाई गई उसकी कीमत करीब 1 लाख टन सोने के बराबर थी। वर्साई की संधि के तहत लगे आर्थिक दंड को चुकाने में जर्मनी को 91 साल लग गए। जर्मनी ने इस दंड की आखिरी किस्त 2 अक्टूबर 2010 को चुकाई। हालांकि मित्र राष्ट्रों की यह सोच गलत साबित हुई और बाद में इसी संधि के कड़े प्रावधान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण बने। दरअसल इस अपमानजनक संधि को जर्मनी कभी भुला नहीं सका। जर्मनवासी हमेशा इस अपमान का बदला लेने की ताक में थे। यह हिटलर और उसकी नाजी पार्टी के सत्ता में आने के लिए उपजाऊ जमीन साबित हुई। इस ऐतिहासिक संधि का नतीजा था कि जर्मनी में राष्ट्रवाद अपने चरम पर पहुंच गया और वहां नाजीवाद का उदय हुआ। इसके अगुआ बने जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर। जर्मन नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नेता एडोल्फ हिटलर फांसीवाद की नस्लवादी विचारधारा का प्रचार करने लगा। उसने जर्मन वासियों से वर्साई की संधि को पलट देने का वायदा किया। 1933 में हिटलर जर्मन चांसलर बना और उसने आगे चलकर खुद को एक तानाशाह के रूप में स्थापित कर लिया। पहले विश्व युद्ध में हार के लिए हिटलर यहूदियों को ही जिम्मेदार मानता रहा। वह यहूदियों और युगोस्लाविया के स्लावों को हीन समझता था। होलोकॉस्ट हिटलर की उसी नफरत का नतीजा था। उसने करीब 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर उनकी हत्या कर दी।
हिटलर के सत्ता पर काबिज होने के बाद उसने वर्साई की संधि को न मानने का ऐलान किया। इससे जर्मनी और पश्चिमी देशों के बीच तनाव बढ़ने लगा। वक्त बीतता गया और तनाव में इजाफा होता गया। पहले विश्व युद्ध में जब जर्मनी की हार हुई, तब वर्साई की संधि के तहत उसके कुछ उपनिवेश जो छीन लिए गए, उनमें कुछ इलाके उसके पड़ोसी देश पोलैंड में चले गए थे। इन इलाकों को फिर से हासिल करने और वर्साई की संधि के उल्लंघन की नीयत से जर्मनी की नाजी सेना ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला कर दिया। टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और गोला बारूद समेत जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसमें जर्मनी के 1.5 लाख सैनिक शामिल थे। जवाब में फ्रांस, ब्रिटेन और राष्ट्रमंडल के देशों ने जर्मनी को पोलैंड से सेनाओं को हटाने की चेतावनी दी। इन देशों ने अपनी सेना का जमावड़ा लगाना शुरू कर दिया था और जर्मनी से युद्ध की तैयारी करने में जुट गए थे। यहीं से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आगाज हो गया। पहले विश्व युद्ध की तरह इस जंग में भी दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी। मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन आदि देश थे। वहीं धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, जापान, इटली आदि देश थे। अमेरिका की अगुवाई वाला समूह वेस्ट ब्लॉक, जबकि सोवियत रूस की अगुवाई वाला ग्रुप ईस्ट ब्लॉक कहलाया। इस जंग में काफी जद्दोजहद के बाद फिर से जर्मनी की हार हो गई। जर्मनी ने फरवरी 1943 में स्टालिनग्राद में सोवियत संघ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मन सेना की यह पहली बड़ी हार थी। इसके अलावा उत्तरी अफ्रीका में जर्मन और इटली की सेनाओं ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण किया। रूसी सेना 21 अप्रैल 1945 को जर्मनी की राजधानी बर्लिन तक पहुंच गई। ठीक 9 दिन बाद यानी 30 अप्रैल को हिटलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जर्मनी ने 7 मई को बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया और अगले दिन यूरोप में विजय दिवस के रूप में मनाया गया। इस तरह से यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध का खात्मा हुआ। इसके बाद जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए। साथ ही 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध इसके साथ ही खत्म हो गया। चूंकि दूसरे विश्व युद्ध को भड़काने में जर्मनी का बड़ा रोल था, इसलिए उसके आत्मसमर्पण के बाद बड़ा सवाल था कि आगे जर्मनी का क्या होगा। यह सवाल इसलिए भी अहम था क्योंकि युद्ध के खत्म होने के बाद बर्लिन शहर की अजीबोगरीब स्थिति बन गई। यह टापू जैसे एक शहर में तब्दील हो गया था जिस पर 4 मुल्कों का कब्जा था। हर एक मुल्क ने बर्लिन को अपने अपने सेक्टरों में बांट रखा था। दूसरे लफ्जों में कहें तो जर्मनी 4 हिस्सों में बंट चुका था। ये 4 देश थे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ। यानी 4 हिस्से 4 देशों के कंट्रोल में थे। आगे चलकर अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन तो दोस्त बने रहे, लेकिन 3 पश्चिमी सहयोगियों और सोवियत संघ के बीच कई चीजों पर असहमति थी। जब मित्र देशों ने जर्मनी पर कंट्रोल कर लिया, तब 2 सालों तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। इसके बाद कई सामाजिक राजनीतिक पहलुओं पर मित्र राष्ट्रों और सोवियत संघ के बीच राजनीतिक मतभेद उत्पन्न होने लगे। अमेरिका मार्शल प्लान का विस्तार करना चाहता था। यह योजना साल 1948 में लाई गई थी। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करने से जुड़ा था, लेकिन सोवियत संघ के प्रमुख जोसेफ स्टालिन ने इसे मंजूरी नहीं दी। ऐसे में सोवियत संघ और पश्चिम के बीच एक नया शीत युद्ध शुरू हो गया। 1949 में 4 हिस्सों में विभाजित जर्मनी 2 भागों में बंट गया, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी में साम्यवादी और समाजवादी सरकार थी और पश्चिमी जर्मनी में लोकतांत्रिक या यूं कहें कि पूंजीवादी सरकार थी। पश्चिमी जर्मनी को आमतौर पर वेस्ट जर्मनी बुलाया जाता था और इसे फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी कहा गया। इस पर अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन का कंट्रोल था। वहीं पूर्वी हिस्से को जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नाम दिया गया। यह सोवियत रूस के कंट्रोल में था। बर्लिन जर्मनी की राजधानी थी, लेकिन वो पूरी तरह ईस्ट जर्मनी के अंदर पड़ता था। लेकिन वेस्ट जर्मनी बर्लिन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में समझौता हुआ कि बर्लिन के भी 2 हिस्से होंगे, ईस्ट और वेस्ट बर्लिन। पश्चिम बर्लिन अमेरिकी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी क्षेत्र बन गया और पूर्वी बर्लिन में सोवियत संघ का कब्जा हो गया। तब ईस्ट बर्लिन ईस्ट जर्मनी की राजधानी बना और बॉन शहर को वेस्ट जर्मनी की राजधानी बनाई गई। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण देशों और महाद्वीपों की स्थिति में भी बदलाव आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले ब्रिटेन और फ्रांस 2 बड़ी महाशक्तियां थीं, लेकिन युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत रूस ने ब्रिटेन और फ्रांस की जगह ले ली। ऐसे में जब इन 2 देशों ने जर्मनी के 2 अलग अलग हिस्सों पर कब्जा किया, तब इनका भविष्य, इनकी साख का सवाल बन गया।
वेस्ट जर्मनी में तो अमेरिका ने खूब पैसा झोंका, वहां जमकर विकास हुआ, लेकिन ईस्ट जर्मनी पिछड़ने लगा। पलायन इसकी बड़ी वजह थी। असल में पूर्वी जर्मनी समाजवादी था, इसलिए यहां शिक्षा मुफ्त थी। यहां के छात्रों को पढ़ाई के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ते थे। इसके उलट वेस्ट जर्मनी पूंजीवादी था। इसके कारण वहां शिक्षा के लिए पैसे खर्च करने पड़ते थे और वो महंगी भी थी। ऐसे में जर्मन छात्र शिक्षा के लिए पूर्वी हिस्से में जाना पसंद करते थे। यानी वेस्ट जर्मनी के छात्र भी शिक्षा के लिए ईस्ट जर्मनी जाते थे। लेकिन जब ये युवा पढ़ाई पूरी कर लेते तो वेस्ट जर्मनी वापस लौट आते। वेस्ट जर्मन के युवा तो वापस जाते ही थे, ईस्ट जर्मनी के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, तकनीकी विशेषज्ञ भी पलायन कर वेस्ट जर्मनी चले जाते थे। इसकी वजह थी कि पश्चिमी जर्मनी एक पूंजीवादी देश था। इन पेशेवर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को वहां मोटी कमाई होती थी। धीरे धीरे करके हजारों की तादाद में प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह वेस्ट जर्मनी पलायन कर गए। ऐसा अनुमान है कि 1949 से 1960 के दौरान करीब 1000 यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, 16,000 अध्यापक, 5,000 डॉक्टर और कई 100 इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ ईस्ट से वेस्ट जर्मनी चले गए। करीब करीब 40,000 पेशेवरों ने इस दौरान पलायन का रास्ता चुना। कहीं कहीं तो इसकी संख्या 1 लाख से ज्यादा भी बताई जाती है। ये वो लोग थे जिन्हें अच्छी शिक्षा पूर्वी जर्मनी में मिली, लेकिन इस प्रतिभा के पलायन के कारण फायदा पश्चिमी हिस्से को मिलने लगा। इनमें अधिकतर वो थे जो कार्यबल का हिस्सा थे, उच्च शिक्षा से लैस और काम करने वाले युवा लोग थे। ईस्ट जर्मनी को इसका बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता था, लेकिन उसे तगड़ा झटका लगा। पूर्वी जर्मनी को लगातार नुकसान होने लगा। जो लोग पूर्वी जर्मनी छोड़ना चाहते थे, उनमें से ज्यादातर पश्चिमी बर्लिन आते और वहां से विमान के द्वारा आसानी से पश्चिमी जर्मनी चले जाते। पूर्वी जर्मनी का हर छठा आदमी पश्चिमी जर्मनी चला गया था और यह पलायन बर्लिन के रास्ते हुआ था। असल में शुरुआत में ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के बीच कोई पक्का बॉर्डर नहीं था। लोग पहले की तरह ही एक दूसरे के दोस्त, रिश्तेदार थे और एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। लेकिन धीरे धीरे ये आना जाना पलायन में तब्दील हो गया। इसके अलावा 1950 और 1960 के दशक के शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी देश बर्लिन को पूर्वी ब्लॉक की जासूसी के लिए इस्तेमाल करते थे। एक तो प्रतिभा का पलायन और ऊपर से पूर्वी ब्लॉक की जासूसी के लिए बर्लिन का इस्तेमाल। यह सब कुछ सोवियत सरकार को बेचैन करने लगा। 1958 के बाद कम्युनिस्ट सरकार के कान खड़े होने शुरू हुए। ऐसे हालातों में पूर्वी जर्मनी को इस पलायन और जासूसी को रोकने के लिए कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही था। बर्लिन को चला रहे चारों मुल्कों के बीच इस बात पर भी रजामंदी हुई थी कि शहर में उनके नियंत्रण वाले इलाकों की सीमाएं खुली रखी जाएंगी। लेकिन इस शर्त से ईस्ट जर्मनी से पलायन को और शह मिल रहा था। मई 1960 में ईस्ट जर्मनी की कुख्यात खुफिया पुलिस का गठन हुआ, लेकिन यह भी पलायन करने वाले 5 लोगों में से एक को ही पकड़ पा रही थी। 1961 में सोवियत संघ के नेताओं ने इस पलायन को रोकने के लिए एक योजना बनाई। तय हुआ कि बर्लिन को 2 हिस्सों में बांटने वाली रेखा पर एक दीवार खड़ी कर दी जाए ताकि दोनों देशों के लोग एक दूसरे देश में दाखिल ना हो सके। जर्मनी के नेता वाल्टर उल्ब्रिख्ट ने पूर्वी जर्मनी सरकार के सामने बर्लिन की दीवार की कल्पना रखी। सोवियत नेता निकिता क्रुश्चेव ने इसे मंजूरी दी। तय हुआ कि पहले कटीले तार से बर्लिन की सीमा रेखा को घेरा जाएगा और बाद में पक्की दीवार बनाई जाएगी। बेहद खुफिया तरीके से पश्चिमी बर्लिन की घेराबंदी की योजना पर काम शुरू हुआ। बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी दी गई। कई आला अधिकारियों को भी इस योजना से अनजान रखा गया। कहा जाता है कि पूर्वी जर्मनी में केवल 60 लोगों को यह पता था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। इस काम को शनिवार की रात शुरू कर रविवार की सुबह तक खत्म करने की योजना बनी। 24 जुलाई को कम्युनिस्ट पार्टी के सुरक्षा विभाग ने हिसाब लगाया कि इस काम में 27,000 लोगों को काम पर लगाना होगा और इसके लिए 500 टन कटीले तार लगेंगे। लोहे के कटीले तार को सीमावर्ती इलाकों से आहिस्ता आहिस्ता राजधानी पहुंचाया गया। कटीले बाढ़ से घेराबंदी के काम को अंजाम देने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर टैंक तैनात किए गए। गोपनीयता इस कदर बरती गई कि पश्चिमी ताकतों को इसकी जरा भी भनक तक नहीं लगी। आखिरकार 1961 में 12 और 13 अगस्त की रात को इस काम को अंजाम दिया गया। पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन की सीमा को कटीले तार से बंद कर दिया गया। सीमा पर हजारों सैनिक तैनात किए गए और मजदूरों की मदद से रात में सीमा पर कटीले तार लगाने शुरू कर दिए गए।
कंक्रीट के पोल जल्दबाजी में खड़े कर दिए गए, यहां तक कि पहले से मौजूद लैंप पोस्ट को भी घेराबंदी के लिए उपयोग में लाया गया। सड़कों पर जल रही लाइट्स को बंद कर दिया गया था ताकि पश्चिमी हिस्से में रहने वाले लोगों को इस दीवार की भनक न लग सके और लोग विरोध में खड़े न हो जाएं। जब सुबह लोग सोकर उठे तब बर्लिन शहर दो हिस्सों में बंट चुका था। उन्होंने देखा कि हजारों सैनिक ईस्ट और वेस्ट जर्मनी की सीमा पर कतार बनाकर खड़े हैं। रातों रात ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी जाने पर रोक लगा दी गई। पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन के बीच कुल 155 किलोमीटर लंबी दीवार खड़ी हो चुकी थी। इस दीवार के कारण कई परिवार बंट गए। एक ही परिवार का एक घर दीवार के इस तरफ था तो दूसरा घर दीवार के उस तरफ। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। 4 दिनों बाद पश्चिमी जर्मनी की परवाह किए बिना पूर्वी जर्मनी में कंक्रीट से बने ज्यादा स्थायी ढांचे का निर्माण शुरू हो गया। यही बर्लिन की दीवार थी। ईस्ट जर्मनी की सरकार इस दीवार को बनाकर पश्चिमी हिस्से में जाने वाले लोगों को रोकने में सफल तो हो गई, लेकिन उनका यह फैसला उन पर ही भारी पड़ा। इस दीवार का बनना समाजवादी सरकार के प्रचार तंत्र के लिए बहुत बुरा साबित हुआ। बहुत से लोगों ने सीमा पार करने के लिए अनोखे और जानलेवा तरीके अपनाए। बहुत से लोगों को सीमा पार करते हुए गोली मार दी गई। पश्चिमी जर्मनी के लोगों के लिए यह दीवार अत्याचार का प्रतीक बन गई। असल में 155 किलोमीटर की लंबी दीवार एक नहीं बल्कि दो थी। आमने सामने कंक्रीट की 2 दीवारें खड़ी की गई थीं, जिनकी ऊंचाई 13 फीट थी। इन 2 दीवारों के बीच की दूरी करीब 100 मीटर थी। इसे जर्मन वासियों ने एक खास नाम दिया हुआ था। उन्होंने इसे डेथ ट्रैप कहा। इसकी वजह थी कि 2 दीवारों के बीच की खाली जगह में लैंडमाइंस बिछी हुई थीं और ट्रिप वायर लगे हुए थे। इन वायरों को छूते ही मशीन गन की गोलियां चलने लगती थी। साथ ही चप्पे चप्पे पर सिपाही दिन रात पहरा दिया करते थे। दीवार पार करने की कोशिश करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश था, इसलिए इसे पार कर दूसरी तरफ जाना लगभग नामुमकिन था। ऐसा कहा जाता है कि इस दीवार को पार करने की हजारों कोशिशें हुई। सैकड़ों लोगों को पार करते हुए गोली मारी गई। पूर्वी जर्मनी की सरकार ने अपने नागरिकों के लिए नया फरमान भी जारी कर दिया। इसके मुताबिक नागरिकों को मित्र साम्यवादी देशों में जाने की आजादी थी, लेकिन पश्चिमी और तीसरी दुनिया के देशों में जाना उनके लिए मना था। अब वहां के लोग तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करने लगे। रोजमर्रा की चीजों के अलावा दूसरी चीजों के लिए उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता था। उन्हें अच्छे कपड़े, कारें और टेलीविजन चाहिए थे, लेकिन बाकी यूरोप से कटे होने के चलते उद्योग इन मांगों को पूरा करने में लाचार था। ब्रेड का 1 किलो का लोफ 1 मार्क में मिलता था, लेकिन उसे बनाने में कई मार्क लगते थे, जो कि घाटे का सौदा था। मार्क तब जर्मनी की करेंसी का नाम था। लोगों की तनख्वाह 1 से 3,000 मार्क प्रति माह थी और एक कलर टेलीविजन की कीमत 7,000 मार्क। यानी लोग लग्जरी सामान नहीं खरीद पा रहे थे। आखिर यह सब कुछ कितने दिनों तक चलता है? 1980 के दशक तक पूर्वी जर्मनी की जनता अपनी सरकार से पूरी हताश और निराश हो चुकी थी। पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में अशांति फैल चुकी थी। 1985 आते आते पूर्वी जर्मनी के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा। सोवियत संघ मुसीबतों से घिर चुका था। सोवियत संघ के कई देशों में विद्रोह शुरू हो गए। 1989 में ऑस्ट्रिया और हंगरी ने अपने बॉर्डर एक दूसरे के लिए खोल दिए, मगर ये दोनों ही देश अलग अलग खेमों में थे। ऑस्ट्रिया अमेरिकी खेमे में था, जबकि हंगरी सोवियत खेमे का देश था। ईस्ट जर्मनी के लोगों ने हंगरी के रास्ते ऑस्ट्रिया में घुसना शुरू कर दिया। चूंकि ऑस्ट्रिया पश्चिमी खेमे का एक देश था, इसलिए लोग यहां से वेस्ट जर्मनी आसानी से जा सकते थे। इसके कारण ईस्ट जर्मनी और सोवियत सरकार दबाव में आ गई थी। लोग सड़कों पर थे और सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। पूर्वी जर्मनी के प्रशासन पर दबाव पड़ा कि वे दोनों हिस्सों के बीच यात्रा प्रतिबंधों में राहत दें। पूर्वी जर्मनी के एक राजनीतिक नेता गुंटर शाहबॉस्की को यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने की घोषणा करने का कार्य सौंपा गया, लेकिन इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई कि नए यात्रा नियमों को कब लागू किया जाएगा। पूर्वी जर्मनी के लोगों को जब इस घोषणा के बारे में जानकारी हुई तो वे बड़ी तादाद में बर्लिन की दीवार के पास पहुंच गए। वे पश्चिमी हिस्से में दाखिल होने की मांग पर अड़ गए। बड़ी संख्या में होने के कारण लोग दीवार कूदकर उस पार जाने लगे। हालात पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया। 9 नवंबर 1989 को वेस्ट जर्मनी जाने का रास्ता खोल दिया गया। इस तरह से बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। करीब 3 दशक तक पूर्वी और पश्चिम बर्लिन को अलग अलग रखने के बाद आखिरकार इतिहास का अंत हो गया।
बर्लिन की दीवार के गिरने से पूरे जर्मनी में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। पूर्वी जर्मनी के लोगों ने जर्मनी के पुनः एकीकरण की मंजूरी दे दी और कुछ इस तरह से जर्मनी फिर से एक हो गया। बर्लिन की दीवार गिराए जाने के 11 महीने बाद ईस्ट और वेस्ट जर्मनी का विलय कर दिया गया। बर्लिन की दीवार का गिराया जाना 20वीं सदी की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना जाता है। इसकी वजह है कि इसी दिन से सोवियत संघ की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। कुछ वक्त बाद सोवियत संघ का भी विघटन हो गया। लोगों ने हथौड़ों और कुल्हाड़ियों से दीवार गिरा दी। 150 किलोमीटर से ज्यादा लंबी इस दीवार का अधिकतर मलबा दूसरे निर्माण कार्यों में इस्तेमाल कर लिया गया। कुछ टुकड़ों की नीलामी हुई और कुछ को कई देशों के म्यूजियम में सहेज कर रख दिया गया। बहरहाल हुक्मरानों को 30 साल के अंदर पता चल गया कि बाड़ों के पीछे लोगों को बंद कर देशभक्ति नहीं जगाई जा सकती, सरहदों की हिफाजत नागरिकों को दबाकर नहीं की जा सकती और गैर जरूरी सख्ती से सरकारों को नहीं बचाया जा सकता। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी ऐतिहासिक घटना को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। हमारे इस कार्यक्रम के बारे में अपना सुझाव और फीडबैक हमसे जरूर शेयर कीजिए कमेंट के जरिए। नमस्कार।